हमारे हिंदू लीगल फंड के प्रति जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब इस फंड के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अभी जो हमारा टारगेट था उसमें लगभग 30% की कमी रह रही है। तो आप जिस प्रकार से अभी तक उत्साह दिखा रहे हैं, उसी को आगे कायम रखते हुए आप स्वयं और आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, उनसे आप कहें, क्योंकि ये कुछ दिनों में ये बंद होने वाला है। हमने इसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जारी किया था। एक बार पुनः अनुरोध है कि इस हिंदू लीगल फंड में आप लोग सभी कंट्रीब्यूट करें और हमारे ग्राउंड पे, फील्ड पे, ज़मीन पे खड़े हुए जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, जो हिंदू युवा हैं, उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह की समस्या में आएँ तो हम उनको लीगली सपोर्ट कर पाएँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज काफी बारिश नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज जुड़ गए हैं पिनाकी गंगोपाध्याय जी। पिनाकी गंगोपाध्याय जी यहाँ से जितवा के और शपथ दिलवा के और उसके बाद सीधे यूएस चले गए थे और वहाँ पर डीप स्टेट को रिपोर्ट करने, और वहाँ से रिपोर्ट करके और अब वापस आ गए हैं। अब उनसे हम डीप स्टेट का भी रिएक्शन लेंगे और यहाँ जो हो रहा है, इन्होंने यहाँ के क्या देखा कि 20 दिन में जो T20 की इनिंग्स खेली है हमारे शुभेंदु जी ने, बस शुभेंदु सूर्यवंशी जी ने, तो उसकी बात आज विशेष रूप से करनी है। और अभी पंकज विश्वास जी भी जुड़ेंगे और वो भी बस 5 मिनट में जुड़ने वाले हैं। तो अभी हम पिनाकी जी से पूछेंगे कि साहब कि ये जो T20 जो चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या आरंभिक विचार क्या है? आपने विचार तो किया होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये T20 आपने भी नहीं सोचा होगा कि साहब ये T20 होगा यहाँ पे। नहीं, T20 का तो नहीं सोचा, बट जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आज 29 मई है, 29 अप्रैल लास्ट पोलिंग डे था, जिस दिन ममता बनर्जी हारी थी। तो उसका एक सेलिब्रेशन भी आज है कि 1 मंथ ऑफ हर लॉस। सो लॉस तो साहब 4 मई को हुआ था ऑफिशियली डिक्लेयर। हाँ, बट वो 4 मई से पकड़ लेंगे। बट अभी तो उस दिन वो टावर में चढ़ गई थी एंड ऑल दैट, तो द राइटिंग वाज ओ नहीं, वो तो 4 मई को चढ़ गई थी। 4 बट मई एनीवे, काउंटिंग वाले दिन गई थी। काउंटिंग वाले दिन। बट आज तो वो घर-घर घूम रही थी वोट हाँ, मांगते हुए। हम्म। 29 नहीं, अप्रैल को सब T20 का जो चीज है, द वे आई लुक एट इट सर इज दिस हैज 3 डिस्टिंक्ट फेज। एक है हेल्थ, एक है हाइजीन, एक है हेल्थ, एंड देन एक्चुअलाइजेशन और एक्सीलेंस। ये 3 फेज में ये गवर्नमेंट का एक्शंस मुझे वो एक ट्रेंड दिख रहा है। एंड आई वुड आल्सो सीक योर इनपुट्स ऑन दिस कि एक मानी कि देर आर लॉट ऑफ कचरा जो कि 15 साल और या तो 50 ईयर्स ही पकड़ लीजिए से जमा हुआ था। तो इसको अभी साफ करने के लिए पूरा कूद गए हैं शुभेंदु जी, और हर एक एरिया में। और सेकेंड फेज में आएगा हेल्थ, जहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने को मिलेगा, जहाँ दैट विल ले द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ excellence or growth. So if you see from now till Durga Puja, I would say this is a phase of cleanup in every respect. Respect means medical से शुरू करके एजुकेशन, गिविंग पीपल जस्टिस, आरजीकर का जस्टिस हो या संदेश खाली का जस्टिस हो, इनका जो डिपार्टमेंटल ऑडिट जो शुरू किया है इन लोगों ने, विच विल बिकम अ बिग स्कैम इन द कमिंग डेज, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। बट देयर इज अ साइलेंटली एवरी डिपार्टमेंट इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट के थ्रू जा रहा है, और उसका जो फाइंडिंग्स होगा इट विल tantamount टू अ ह्यूज स्कैम, many thousand crore। तो वो तो आगे चल के ही पता चलेगा, बट दिस इज द इनसाइड स्कूप आई वुड से।
उसके बाद आपका जितना भी स्कैम्स है, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम शारदास टू रोज वैली टू एवरीथिंग, सो जहाँ पे आदमियों को वंचित किया गया है, वो हक दिलाने का जो प्रक्रिया है, वो आपका नेक्स्ट टिल दुर्गा पूजा तक चलेगा। उसके बाद द गवर्नमेंट विल शिफ्ट गियर्स टू द टू अ रीबिल्डिंग फेज, जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जहाँ पे इकोनॉमी बिजनेस लाने का इनिशिएटिव्स है, वो तो शायद स्टार्ट भी हो जाएगा अभी, बट वो मेजरली फोकस में आएगा। एंड थर्ड इज लाइक इम्प्लीमेंटिंग, जो कि ममता बनर्जी ने 40,000 रफली MOU साइन किया था बिजनेस के साथ, और इवन नॉट इवन 4,000 हैज बीन एक्चुअली allotted, implemented on the ground. So all these will have to be cleared up. It is not not a thing that will happen in a T20 format. But yeah, वो T20 फॉर्मेट में जैसे चालू किया है ना, सो इट इज उसमें क्या है, पावर प्ले चल रहा है अभी वनडे का। ये पावर प्ले में वो ही इज हिटिंग थिंग्स आउट ऑफ द पार्क, एंड वेरी वेरी कॉन्क्रीट थिंग्स आर बीइंग एक्चुअली अभी हो रहा है। एंड जो कि जो लोग हम लोगों ने जो सनातन धर्म के लिए वोट दिया था, जो एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट के लिए वोट दिया था, इन लोगों को जो ट्रस्ट बिल्डिंग एक एक्सरसाइज, ये बहुत क्लियरली जा रहा है। बिकॉज यू ऑल्सो नो जस्टिस इज समथिंग दैट हैज नॉट ओनली टू बी डन, बट इट ऑल्सो हैज टू बी सीन कि जस्टिस हो रहा है। सो ये जो इनिशिएटिव्स लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में, नॉन बेलेबल केसेस फॉर कम्युनल वायलेंस, पुराने केसेस जिसमें रामनवमी के ऊपर अटैक हुआ हो या दूसरा कहीं भी कम्युनल वायलेंस हुआ है, उसमें ये जो फाउंडेशनल प्रॉमिस था बीजेपी का कि वी विल डिलीवर जस्टिस टू दिस पीपल, सो वो काम इनिशिएट हो गया है। क्रैकडाउन ऑन कैटल स्मगलिंग, उसको तो एकदम बॉर्डर के साथ, देश रक्षा के साथ जोड़ दिया गया है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गौ या माता की रक्षा। कैटल स्मगलिंग बिल्कुल बंद हो गया क्या अब? नहीं, बट मतलब बंद एग्जैक्टली मुझे ऑन ग्राउंड बंद पूरा हुआ है क्या नहीं, बट द गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन डूइंग इट। मिस शुभेंदु जी ने वेरी कैटेगोरिकली उसको बताया भी है, और पुलिस कमिश्नर एंड ऑल सबको इलीगल कैटल मार्केट्स को मॉनिटर करना, सस्पिशियन कैटल इलीगल कैटल मार्केट्स तो बंद कर दिया था सारा। हाँ हाँ हाँ, उसको कंटिन्यूअस और मॉनिटरिंग। इस बार बकरीद आपने देखा होगा, बकरीद हाँ, वाज वेरी बकरीद वेरी वाज लो की, या लो नो की, हाँ नो एग्जैक्टली। काउ और स्लॉटर एट ऑल। या और ये सब एग्जिस्टिंग लॉज ही था, nothing he has done on his own. He is within the framework. That is a very very good thing, I would say. The most good thing is that ऐसा नहीं है कि he is अपना दिमाग से कुछ करके चले जा रहे हैं। Everything was in the books, in the law, in the constitution. He is enforcing those things. इसमें किसी को कुछ बोलने का नहीं है। जैसे कि क्लाउस स्लॉटर हाउसेस कहीं पे भी आप खोल लोगे, दैट इज वॉज नॉट देयर, बट अभी सबको मिल रहा था। तो ये गौ रक्षा का जो ये इनिशिएटिव है, इट्स अ वेरी मतलब इट्स जस्ट रीगेनिंग एवरीथिंग दैट वी लॉस्ट। और जस्ट ऑन द साइड लाइन में एक ऑब्जर्वेशन मेरा है कि ममता बनर्जी ने क्या किया था, भारत के साइड पे एक डैम लगाया था, और बांग्लादेश का साइड में वो फ्लो डैम खोल दिया था। अब शुभेंदु जी ने उल्टा कर दिया, बांग्लादेश में डैम लगाया बांग्लादेश साइड में, और बंगाल के साथ भारत को जोड़ने वाला जो फ्लो है वो हटा, वो क्रिएट कर दिया। सो एवरी सेंट्रल स्कीम is now flowing into Bengal undeterred. So that is another huge initiative, I would say, in as every scheme comes in, आयुष्मान भारत से लेके बाकी सारे जितने कृषि योजना जो है वो सब जैसे आएगा। फिर 45 डेज में बॉर्डर फेंसिंग, माने लैंड हैंड ओवर, आपने देखा होगा
जो 15 साल से या 10 साल से आई थिंक एक हमारा मेट्रो रेल का एक जंक्शन पे उसको रोक के रखा था टीएमसी, वो उसको खोल दिया है। विद इन 2 weeks इट हैज़ बीन completed. Now the entire stretch from वो Garia to चंगरी घाटा वाला जो आपका चिंगड़ी घाटा, चिंगड़ी घाटा, हाँ। चिंगरी घाटा वाला। चिंगड़ी घाटा वाला। सो हाँ जी। ये सब तो बहुत मतलब हाइजीन वाला काम था, जो इतना दिन से सिर्फ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स सफरिंग, ये जो कर रही थी, इसको बंद करने का जो मतलब ही हैज़ पुट ऑफ द टैप, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और नमाज पढ़ना रोड साइड में, जो कि कभी भी अलाउड नहीं था बट ये लोग अलाउ कर रहे थे। स्टोन पेल्टिंग, उसको पूरा ज़ीरो टॉलरेंस में लेके आ गए। फिर जैसे मैं बोल रहा था कि आपका हेल्थ केयर वेलफेयर स्कीम्स जो है, ही हैज़ नॉट डिसरप्टेड द सिस्टम, he is continuing with the existing framework till the new framework arrives. It will take time and everyone understands that. एक दिन में तो सब चेंज होगा नहीं। फिर विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप रिवाइवल, ये एक बड़ा अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब में आपका जो एज लिमिट 45 कर दिया है, उसमें हम लोगों ने जो बंगाल में जो सफ़र किया है यूथ नौकरी नहीं मिलने के लिए, 5 साल और मिलेगा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। फिर सेंट्रल स्कीम पीएम मत्स्य योजना, फिशरीज़ का जो प्रोग्राम्स है प्रधानमंत्री का, मनरेगा, ये सब अभी फ्लो हो रहा है। और फिर आपका जस्टिस, ये जो माछ चोर लोग हैं जिन्होंने लोगों के हाँ आपके फिश फार्म वगैरह पे कब्जा कर लिया या लोगों के खेतों पे कब्जा हाँ, करके वहाँ पे फिश उधर फार्म पे वगैरह बना लिया, वो जैसे आपके ये जो है शौकत का माछ शौकत चोर, मुल्ला, शौकत मुल्ला, शौकत मुल्ला या संदेश खाली वाला वो शाहजहां हाँ शेख करता था, हाँ। या आपके कुछ पंकज जी आ गए हैं साहब, पंकज जी का स्वागत है। लाइव है, लाइव है। पंकज जी सर। पंकज जी अभी भी कहीं रास्ते में है क्या? जी सर, रास्ते में। एक्चुअली आई एम ऑन वेकेशन। मैं ताजपुर आया हूँ। ओहो, ताजपुर मेदिनीपुर में बीच पे। गोविंददा के इलाके में। हाँ, वो चुनाव वगैरह खत्म हो गया ना, तो फैमिली को 4 महीने फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाया मैं एक्चुअली। तो ओके थोड़ा सा ओके टाइम ओके। नहीं निकले बस, और कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा था अभी ताज ये पहन के ताजपुर गया है अभी। ताज पहन के ताजपुर गया। और ये शुभेंदुदा का इलाका है, पूर्व मेदिनीपुर। हाँ, तो यहाँ पे तो वो पोर्ट वाला जो था वो कैंसिल हो गया था पहले, अभी वापस बात चला है सुना। सर अब तो जितने भी पुराने प्रोजेक्ट थे जो चला गया था वेस्ट बंगाल से, अब धीरे धीरे सारा वापस आएगा, क्योंकि डीप सी पोर्ट का एक बहुत जरूरत है यहाँ। हल्दिया पोर्ट है, लेकिन वो उतना क्या बोले, वो डीप सी उतना डीप पोर्ट नहीं है। अगर बाहर से बड़ा बड़ा अगर जहाज आए पश्चिम बंगाल में, तो वो हल्दिया तक बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स नहीं आ पाते हैं। कंटेनर से फिर अनलोड करके फिर छोटे छोटे जहाज यहाँ आते हैं, फिर उससे भी छोटे छोटे जहाज जो कोलकाता पोर्ट तक जो आता है, वो और छोटा छोटा वेसल होता है। तो अगर एक डीप सी पोर्ट बनेगा, तो जो जितने बड़े बड़े कॉन्टेनर जो अभी मुंबई जा रहे हैं या पारादीप या विशाखापत्तनम जा रहे हैं, तो वो वहां से वो फिर यहाँ भी आ पाएंगे। वो तो बहुत एक कैरिंग कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। हाँ जी हाँ जी। और इसका तो इसका ये डायरेक्ट ताल्लुक है ये थिंक ईस्ट का जो नारा है, कि पूरा ईस्ट का भीतर कॉरिडोर बस, बन रहा है कलकत्ता, तो ये अरे पोर्ट के भीतर बिना बस ये संभव ही नहीं है। आकाश हो खरी, आकाश है, सीट पकड़। जी सर। हाँ जी, हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि आपके उड़ीसा में पारादीप के बाद भी इधर ये बना लिया ना, क्या नाम है इसका, एक और भी पोर्ट बना है ना, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। तो वहां तो खूब ही सारा पोर्ट हो गया और इधर इतना कम रह गया। और ये आपका डिफेंस के लिए भी जरूरी है। जी जी। तो पंकज जी के आने के पहले पिनाकी जी, आप से मैं पूछ रहा था कि ये जो माछ चोरी का जो पूरा मामला चला रखा था इन्होंने,
हाँ अभी मेरे पास जो है वो प्रवीर जी का मैसेज आया था, प्रवीर राय चौधरी का। वो कह रहे थे कि साहब कि अच्छा। बाकी तो बहुत जगह तो हो रहा है, लेकिन हमारा जो ये बशीरहाट का इलाका है, टाकी वाला, उसमें वो पुराने बदमाश जो हैं वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि साहब कि जहाँ पे बीजेपी नहीं जीती है वहाँ पे शायद इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है जितना बीजेपी वाले इलाकों में है। साउथ 24 परगना में, कैनिंग में, बासंती में, यहाँ सब अभी मामला ढीला ही चल रहा है। जी, पंकज जी को पता होगा ज़्यादा। सर ये ऐसा है कि पहले सर वहाँ का सिस्टम समझना पड़ेगा सर। वहाँ जो है उसको भेड़ी बोलते हैं बांग्ला में, पिनाकिदा को भी पता है, सबको पता है। तो ये भेड़ी का जो सिस्टम था, ये एक्चुअली लीज पे, ये जो है जो अगर ऑफिशियली सरकार के जो खाते में जो होना चाहिए है कि वो जो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी को या अलग अलग जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई ग्रुप है, लोकल ग्रुप, उनको ये मछली का पालन करने के लिए दिया जाता था लीज पे। और इसके एवज में उसका जो प्रॉफिट होगा जनरेट, वो प्रॉफिट इलाके में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एक सोशल सिक्योरिटी टाइप का एक सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ था। लेकिन सीपीएम के जमाने से ही हो क्या रहा था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती थी, वहां के जो लोकल कैडर्स होते थे, वो इसका टेंडर नहीं बना के खुद ही वहां पर इलीगली मछली उत्पादन करने लगते थे, और उसका जितना प्रॉफिट आता था वो लोकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके पूरा वो खुद हथिया लेते थे। और ये इनका जो मॉडल है, ये मॉडल तो साउथ 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के बसीरहाट इस साइड में ये मॉडल पहले था। लेकिन अभी जितना भी अर्बन एरिया है, वहां भी जहां मेरा घर है नॉर्थ दमदम, वहां इस बार सौरभ सिकदार जीते हैं। पहले चंद्रिमा भट्टाचार्य वहां से कॉन्टेस्ट करती थी। वहां का जो चेयरमैन है नॉर्थ दमदम का, विधान विश्वास, वो सबसे बड़ा इस टाइप का सिंडिकेट का ओनर है। उसके पास करीब 100 जो है वो फिशरीज का तालाब, बड़े बड़े तालाब है, 3-4 झील भी उसके पास है। झील नंदन नगर एक झील है दमदम में, सबसे बड़ा झील है, पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा, इतना बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा वो पॉइंट है। तो वो 100 जो है इस टाइप के झील का वो ओनर है, वहां पे मछली ये उत्पादन कर रहा है विदाउट एनी लीगल टेंडर, विदाउट एनी लीगल प्रोसेस। और ये अभी भी चल रहा है। हालांकि चुनाव हो जाने के बाद बहुत जितने भी इलीगल फिशरीज था, अच्छा हो या बुरा, बहुत लोगों ने उनका तालाब लूट लिया है, ये सच्चाई है। अच्छा, और तालाब ही लूट लिया। जी, उनका तालाब लूट लिया है। क्यों हुआ है सर कि ये सबके साथ तो ये उद्दंडता करते थे, ये सबसे पैसा वैसा लूटते थे, गांव में भी। और गांव में बहुत जगह पे ये क्या करते थे, रास्ता में ही एक इलीगल बांस लगा के वहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। इलीगल उसको क्या बोल सकते हैं, टोल, इलीगल टोल बोल सकते हैं। टोलाबाजी। सीपीएम के जमाने, हाँ, ये सीपीएम के जमाने से शासन इलाके में, बसीरहाट में, ये बहुत सारे जगह पे इलीगल, ये इस तरीके का इलीगल टैक्स कलेक्शन या इलीगल टोलबाजी ये लोग करते थे। तो जिसके वजह से इनके ऊपर काफी गुस्सा है लोगों का, और जिसके वजह से क्या किया है कि चुनाव के बाद लोगों ने इनका भेड़ी वेड़ी लूट लिया है। तो और विधान विश्वास ने पुलिस में भी कंप्लेन किया, हालांकि फायदा कुछ नहीं हुआ। किसको पकड़ेंगे आप, रात में किसने चोरी की है? अगर ये करने जाएंगे तो फिर इसी के खिलाफ मल्टीपल एफआईआर फिर हो जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों का इन लोगों ने पैसा लूटा है। तो ये भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है फिलहाल, ये बात सच है। लेकिन अभी भी उनका जो ये सिंडिकेट का जो सिस्टम है, बीजेपी सरकार में आने के बाद लगभग 1 महीना होने को जाएगा, फिर भी अभी भी ये लोग बांग्ला में बोलते हैं दूधे भाते, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो रह रहे हैं। अभी भी उनका इकोसिस्टम पूरी तरीके से चरमराया नहीं है। सब साधु बनना चाह रहे हैं। और आप देखिएगा कि उनका सबका रेजिग्नेशन का पूरा सिलसिला, पूरा कारवां शुरू हो गया है। तो रेजिग्नेशन देके सब साधु बनना चाह रहे हैं, सब ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं बीजेपी को कि हमको ले लो। ओ अच्छा टीएमसी और बुरा टीएमसी एक होता है ना, या अभी जो भालो टीएमसी बोल के लोग के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला था कि मैं अच्छे टीएमसी को पार्टी में लेना चाहता हूँ। उन्होंने फिर 2-3 दिन पहले भी उनका जो स्टेटमेंट था उसको स्टैंड किया है उन्होंने। तो ये अच्छा तृणमूल कांग्रेस बनने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। ओके। ये वेरी गुड न्यूज पंकज। जी जी जी। भेड़ी का वेरी गुड न्यूज।
जितने भी सर जितने भी लोग थे, मतलब बसीरहाट हो गया या साउथ 24 परगना में, ये जो शेख शाहजहां, उसका भी मेन बिजनेस सर भेड़ी का ही था। वो लोगों की जमीन दखल करके उसके बाद वहां पे भेड़ी बना देता है। फिशरीज में सर बहुत पैसा है। और शौकत मोल्ला भी है, उसका उसके उसके खिलाफ जो गाना बना था माछ चोर, इसीलिए बोला गया था क्योंकि उसका भी वो फिशरीज का बिजनेस था। पहले वो माछ चोरी करता था, लोगों के भेड़ी में वो एक लिक्विड आता है, डाल देने के बाद पूरा मछली मर जाता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग लोग वहां पे भेड़ी का बिजनेस कर रहे थे, हाँ वो होगा कुछ, तो वो डाल के पहले मछली मार के फिर वो बताता कि मैंने ही मारा है, अगर देना है तो दे दो वरना तुम धंधा नहीं कर पाओगे। इस तरीके से सारे फिशरीज पे भी ये कब्जा कर लेते हैं। जितने भी इस इलाके के हैं, नॉर्थ और साउथ के, सारे वो फिशरीज के बिजनेस कभी न कभी किए होंगे। हाँ, लेकिन ये जो एक मूवमेंट जो चलाया था और जो काफी जोर से चल रहा है, जिसमें लोगों के जो कब्जा की हुई जमीनों पे तृणमूल का कब्जा हटवाया जा रहा है, तो वो कई सारे क्षेत्रों में भी पहुंचा नहीं है, ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी तक तो अर्ली डेज, ये तो अच्छा, तो वार्म अप आपके उत्तरपाड़ा में क्या हाल है? आपके जो सांसद महोदय हैं वो तो बहुत परेशान है। सांसद महोदय जो, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे थे उस दिन? कॉलन जी, कौन? कॉलन बनर्जी। कल्याण ओ, कल्याण 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 बनर्जी, बनर्जी, अच्छा, सांसद। अच्छा। आप किस टाइम का इंटरव्यू देखा उनका? ये इसको अभी 24 लेटेस्ट कल वाला। नहीं, कल वाला नहीं, दिन का या रात का? एक 9 वाला तो मजेदार था। इसमें वो हवा छोड़ते दिख रहे थे। वो तो पुराना हो गया। जी जी। काकोली घोष को और आईपैड को और सबको पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कॉलन दादा। वो टीएमसी का एल्सिशियन की तरह काम करता है एक्चुअली। सो कोई भी होगा तो भौंकने का काम उनका है, काम कुछ भी हो। अच्छा। और बेकार अनाप शनाप बकने का काम उनका है। फिर उसके ऊपर उनका लड़का हार गया हमारा उत्तरपाड़ा से, तो तो और भी वो तो फ्रस्ट्रेटेड। आपने ठीक नहीं किया, उनके लड़के को हरा दिया, तो इसलिए वो बहुत दुखी है। वो मेरे ख्याल से वो एक ऐसे कैंडिडेट है कि अगर वो जाने की कोशिश भी करे तो भी बीजेपी उनको नहीं लेगा। इनका रिलेशन है अच्छा सबसे, ऐसे देखने में वो ऐसा लेना तो सर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन टीएमसी का कोई भी बंदा है, सब कोई वो चाहता है कि वो बीजेपी में अभी आ जाए, क्योंकि देखिए इतने दिनों से इन्होंने जो लूट खसोट मचा के रखा है, अगर लूटने का मौका नहीं भी मिले बीजेपी में, कम से कम जितना हजम किया है, जितना बनाया है पैसा, कम से कम वो बरकरार रखे, इनका ये मोटिव है। और कल्याण बनर्जी कोई दूध के धुले हुए तो है नहीं। कल्याण बनर्जी इतना केस वो हारते हैं, उनको जीतते हुए तो हमने कभी नहीं देखा है किसी भी केस में। फिर भी उन्होंने फिर पैसा कैसे बनाया? बिना तोलाबाजी के तो बनाया नहीं। और वो देखिए सर, 2-3 साल पहले एक पुराना फोटो इंटरनेट पे अभी भी मिल जाएगा कि वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो मिलके आए थे। बोला था कि वो सौजन्य साक्षात, मतलब, लेकिन एक्चुअली ये सब नहीं है। सब चाहते हैं कि सबका सबके साथ सेटिंग बना रहे। दिल्ली में भी बहुत सारे टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, जो बीजेपी के साथ अच्छा संबंध बना के रखते हैं। उनमें से मैं नाम गिनाता हूँ आपको, सुदीप बनर्जी है। आपको दिल्ली में वो मोदी जी, अमित शाह जी और भी बड़े, राजनाथ जी और भी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए आपको दिख जाएंगे। काकोली घोष भी राजनाथ सिंह की बहुत क्लोज मानी जाती है। कितनी क्लोज है नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो इस तरीके से दर्शाती है कि बीजेपी से उनका अच्छा संबंध है। तो बहुत सारे लोग हैं, सांसद हो गए या विधायक भी है, जिनका दिल्ली में अच्छा सेटअप है, वो चाह रहे हैं कि बीजेपी में उनको किसी तरीके से हो जाए। बीजेपी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हम उसको किसी को नहीं लेंगे। 3 महीने का एक अल्टीमेटम है कि 3 महीने तक नहीं लेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा कि उसके बाद क्या होगा। बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग फिर वो बीजेपी में आए, तो फिर बीजेपी का मतलब क्या रह जाएगा जहाँ? अगर आएंगे तो फिर वो प्रोमिनेंट पोजीशंस लेके, क्योंकि उनको वो पावर पॉलिटिक्स पैसा है ना उनके पास सर, पावर पॉलिटिक्स है। पैसा बोलता है, फिर पावर पॉलिटिक्स करेंगे। फिर बीजेपी के एक्चुअली जैसे टीएमसी में रज्जाक मोल्ला जब आए थे, तो भांगड़ में वहां के जो टीएमसी के लीडर वगैरह थे उस समय, उससे पहले रज्जाक मोल्ला से आने के बाद, वो सब फिर रज्जाक मोल्ला ही डोमिनेंट हो गए थे।
फिर आराबुल इस्लाम वहां पर वो लेस डोमिनेंट रह गया था। इसी तरीके से अगर बीजेपी में टीएमसी वाले आएंगे तो जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो फिर ये कर जाएंगे, फिर उनका उनका वो लड़ाई फिर बेकार हो जाएगा। बेकार बेकार। तो अभी तक तो केवल एमपीज के लिए इंडिकेशन दिया है, बाकी के लिए तो कोई इंडिकेशन है नहीं। एमपीज सर की एक थोड़ी बार बहुत आवश्यकता भी है। सर एक बार नहीं, अगर सबको बांध लगता है टूट ना। गया, एक बार बांध टूट गया तो फिर बड़ी मछली आएगी, छोटी मछली नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है सर। तो बड़ी मछली, छोटी मछली, उससे भी छोटी मछली, फिर सब आएगा। सब सब आएंगे। फिर मान लीजिए सांसद को अगर ले लिए, वो बीजेपी का नेता अगर बन गया तो वो फिर विधायक को हरी झंडी दे देगा, वो खुद विधायक को फिर ज्वाइनिंग करवाएगा, विधायक फिर काउंसिलर को ज्वाइनिंग करवाएगा, काउंसिलर फिर अपने चमचों को ज्वाइनिंग करवाएगा। फिर वो कारवां मतलब रुकेगा हाँ, नहीं, फिर वो एग्जैक्ट। नहीं रुकेगा, क्योंकि बंगाल में यही यही सिस्टम है सर। बंगाल में जब अगर बीजेपी ये नहीं समझ पाया आज अभी तक कि इन लोगों के बिना भी हम लोग जीत सकते हैं और इतना मार्जिन से जीत सकते हैं, तो इनके बिना ही जीता इसका है। एक बड़ा कारण यही है कि हम लोगों ने इस बार कोई भी टिकट नहीं दिया था। लास्ट टाइम 21 में टीएमसी से आया हुआ बंदे को टिकट देके हार हुआ था हम लोग का। अगर ये सीख हम लोग गांठ नहीं बांध लेते तो आगे चल के कोई डिफरेंस तो रहेगा नहीं दोनों पार्टी में, और देन वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स ओनली फॉर दिस। ये तो है। लेकिन अभी जो धरपकड़ चल रहा है और जिसमें बड़े क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि साहब की वो आकाश सिंह से लेके और शमीम अहमद से लेके और बोनी से लेके और तरह तरह के नए नए लोग, कोई प्रसेनजीत साहा है और कोई क्या है कोई क्या है। हम तो अब पता चल रहा है कि साहब की इतने ये बड़े बड़े लोग जो है वो अंडरवेयर मॉडल, अंडरवेयर जोगी जी का तो था बुलडोजर मॉडल, और बंगाल में अभी शुभेंदु ने चालू किया बुलडोजर कम अंडरवेयर मॉडल। ये अंडरवेयर मॉडल नेशनल लेवल में भी होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि कब ये तो छूटेगा, ये कब ये तो सब छूट ही जाएगा। एटलीस्ट पब्लिक एम्बेरसमेंट तो हो रहा है इन लोगों का। कमर में रस्सी बांध के लेके जा रहा है, देखने में भी कितना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है सबको। तो बड़ा बड़ा लोग भी सुजीत बोस जैसा भी पकड़ा गया, आपका हाँ हाँ शांतनु हाँ सिन्हा विश्वास भी पकड़ा गया, हाँ हाँ, तो सब अंदर है। जहांगीर खान भागा हुआ है, दिलीप मंडल पकड़ा गया, उसको तो पुलिस से पकड़ के लेके आए। राइट। और तो तो आपके भद्र लोग जो है शौकत रॉय जैसे, उनको भी पब्लिक जो है वो चोर चोर कह के हाँ चिल्ला रही हाँ है। हाँ हाँ। तो कम से कम तो जितना ममता लोग, बनर्जी को भी तो कोर्ट में चोर चोर बोल के उनको हाँ ममता ये किया बनर्जी था। को तो बोला ही था, ममता बनर्जी को तो बोला था। हम्म, तो ये जो चोर मॉडल है, हाँ, इस चोर मॉडल को तो वैसे भी वापस लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये चोर नहीं मॉडल को नहीं। कैसे लेंगे वापस? हम्म, हम्म? अब ये इनको आपके ऐसा आपके हाल है, आपके ये दमदम में अपना ही, किसको परेड कर रहे थे? इनका दमदम में हैबिट किसको ऐसा परेड कर बन रहे गया सर कि अपना ही अंडरवेयर चोरी करके लेके चला जाएगा कहीं। क्योंकि उसको तो हैबिट है, क्या करे, कुछ और नहीं मिल रहा है। थे? आपके दमदम में कौन है भाई बड़ा गुंडा? पंकज जी, पंकज जी लगता है सुन नहीं रहे, ना नेटवर्क उनका चला गया शायद। नेटवर्क चला गया लगता है। हाँ, आपके उत्तरपाड़ा में कौन है बड़ा गुंडा? उत्तरपाड़ा में कोई नहीं है सर, जब से मैं लौट के आया यूके से तो सब ठंडा पड़ गया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। पहले तो जो रहा था, होगा ना, कोई टोलाबाजी कौन हाँ करता था? वो था, वो कटमनी कौन? श्यामोल, हुब्बा श्यामोल था। हम्म, हुब्बा श्यामोल वो बहुत डेंजरस था, नेपो बोल के था। बट हुब्बा श्यामोल को वो एक मूवी थिएटर में देखने गया तो उसको उधर एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर नहीं बस अरेस्ट करके फिर उसका ये किया। तो हुब्बा श्यामोल का बहुत दबदबा था पूरा एरिया में, पूरा हुगली में। हम्म। तो वो तब हम लोग जब छोटे थे उस टाइम में, छोटे मतलब कॉलेज में थे उस टाइम, बट अभी तो आपके हावड़ा में आकाश सिंह को पकड़ लिया, शमीम अहमद को पकड़ लिया। हाँ हाँ। इस साइड में ऐसा कोई वो टाइप का गुंडा नहीं है। वो सब छोटे मोटे है, जो कि कोई पुराना बिल्डिंग तोड़ रहा है तो उसका खिड़की लेके जाता है, ये वो।
तो ऐसे ऐसे सब गुंडे। नहीं तो ये मॉडल्स तो तरह तरह के हैं आपके यहाँ। एक वो है ना, हाँ किसने वो 2 बिल्डिंग के बीच का जो हाँ सेटबैक है, उस सेटबैक में ही वो बिल्डिंग खड़ा कर दिया पूरा। वो कौन था? सुजीत बोस था शायद। नहीं नहीं, अभिषेक हम्म। अभिषेक का ही है ना। तो आप थोड़ा सा ले लेते हैं हम। पंकज जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बीच बीच में वो कट जा रहा है। अभी ठीक है सर। तो आपके दमदम में कौन कौन से बड़े गुंडे अंदर गए? सर बड़ा गुंडा तो एक्चुअली कोई अंदर नहीं गया, जितना भी गया है वो काउंसलर का चमचा वगैरह है। छोटा छोटा जो चिंदी चोर वगैरह गए, एक ही तो सिर्फ सुजीत बोस है, अगर अगर इन लार्ज अगर दमदम की बात करें तो। लेकिन प्रॉपर अगर दमदम से बोले तो सब तो बाहर ही है। दमदम में जितना बड़ा बड़ा वो सिंडिकेट का माफिया था, वो देवाशीष बनर्जी से लेके प्रवीर पाल केटी से लेके, सिर्फ एक ने खुदकुशी कर ली है, संजय दास। बाद बाकी सब तो बाहर है। सबसे बड़ा विधान विश्वास है यहाँ का, जिसका असर अगर आलीशान बंगला अगर आप देखें, बहुत भीतर है वहाँ। रिपोर्टर बोले वगैरह जाना नहीं चाहता, अलग बात है, लेकिन मेरे पास फोटो है। वो कोई भी बिल्डिंग सर शांति निकेतन से कम नहीं है। उसने मार्बल सर अच्छा। विदेश से मार्बल लेके मंगवाया है। उसका जो घर में वो बेल्जियम ग्लास का वो सारा फिनिशिंग का काम है। मैं एक बार सिर्फ अंदर गया था। उसका घर कम से कम 10-20 करोड़ का तो उसका घर ही होगा, उससे ज्यादा ही होगा। पता तो नहीं फिर एक्चुअली कितना उसकी इसका ये है। मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे थे ये लोग। सर अगर इलीगल कंट्रीब्यूशन अगर कंट्रीब्यूशन है तो शायद कर रहे थे। ये तो ब्लैक मनी का कंट्रीब्यूशन है, लीगल कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। और जब आदमी बहुत पैसा कमाता है तो वो तो इन्वेस्ट करता ही है, लेकिन वो उससे पता नहीं वो मतलब ब्लैक मनी से सरकार का कितना मतलब फायदा होता है। ये सर मैं इकोनॉमिक्स का मैं छात्र नहीं हूँ मुझे सर पता नहीं। लेकिन जो भी है, जितने भी बड़े बड़े गुंडे हैं, कोई भी अंदर दमदम में तो कहीं नहीं गया। दमदम में तो एक्चुअली कोई नहीं अंदर गया है। और कहीं ना कहीं अभी तक जो लोगों का जो अभी तक जो एक्सपेक्टेशन था सर। जी सर। अभी तक जो पश्चिम बंगाल में एज अ होल जो लोग अंदर गए हैं, उनमें से आप रैंकिंग कहाँ से शुरू करेंगे? नंबर 1, 2, 3, 4, 5? सर अगर एक्चुअली रैंकिंग करेंगे तो ममता बनर्जी बाहर है, नंबर 1। नंबर 2 अभिषेक बनर्जी, वो भी बाहर है। नंबर 3 चंद्रिमा भट्टाचार्य, अर्थ मंत्री, सबसे अनर्थ की कारण थी पश्चिम बंगाल की। मेरे ही इलाके की विधायक थी, उत्तर दमदम की, जहाँ का मैं वोटर हूँ। तो वो भी बाहर है। उसका बेटा वो क्या करती थी, वो सब अपने बेटे के नाम पे वो सारा धंधा चलाती थी। उनके बेटे के नाम पे सारा कंपनीज वगैरह है, बहुत सारा उन्होंने जमीन हथिया है, वो भी बाहर है। विधान विश्वास इज अ बिग शॉट यहाँ का, दमदम का, वो भी बाहर है। फिर आप देखिए फिराद कुणाल घोष हकीम। बाहर है। बॉबी हकीम जी, पिनाकीदा ने बहुत अच्छा नाम फरमाया है कि बॉबी हकीम बाहर है। शौकत मुल्ला बाहर है। शौकत मुल्ला का मैं इसलिए नाम लेता हूं कि वो सिर्फ मतलब पैसा उठाने के मामले नहीं, उसने हिंदुओं पे बहुत वहां पे टॉर्चर किया है। जीतने के बाद सर 2021 में उसने हिंदुओं का घर बुलडोजर से तोड़ा है। जिस तरीके से अभी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उससे बीजेपी के 2021 में तो लोगों का हार गया घर था ना, मार उन्होंने कहाँ करके कहाँ तोड़ा से है। जीता था? वो सर कैनिंग से जीता था, कैनिंग। अच्छा 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 अच्छा। इस बार उसको भांगड़ में लाया गया था, पता नहीं ममता बनर्जी के दिमाग पे क्या भूत सवार हुआ, सबको इधर उधर कर दिए। हारे जीते हुए लोगों को उन्होंने बदल दिया। अच्छा है, उन्होंने बीजेपी की जीत में उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन बाहर है सब तो, मैक्सिमम सारे जितने भी बिग शॉट है सब तो बाहर है। ये ओनी बोनी ये सब जिसको धर रहे हैं ना, सब 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 चिंदी चोर है सर। अच्छा सोना अच्छा। पप्पू, वो एक शायद। हाँ, वही सोना तो। पप्पू तो बड़ा है, और शांतनु हाँ सर सिन्हा सोना विश्वास भी पप्पू को बड़ा भी है। मैं सर सोना पप्पू को मैं इसलिए बड़ा नहीं मानता हूं क्योंकि वो देवाशीष कुमार का चमचा था। अगर सोना पप्पू को आप बड़ा मानते हैं तो देवाशीष कुमार फिर कितना बड़ा चीज है, सोचिए। ये तो सब 75-25 का सिस्टम है। जो पैसा उठाता है नीचे 25 रखता है, 75 दे देता है बड़े अपने ऊपर के नेता को। वो फिर वहां से 25 रखता है, फिर 75 अपने ऊपर। इस तरीके से पूरा जो पैसा है वो चैनलाइज होता है।
अगर सोना पप्पू अगर पैसा रख के देवाशीष कुमार को दे रहा था, तो सोचिए अगर सोना पप्पू के पास इतना पैसा है तो देवाशीष कुमार के पास कितना होगा। फिर देवाशीष कुमार उस पैसे को अभिषेक तक पहुंचाता था, तो अगर देवाशीष कुमार के पास पैसा कितना होगा तो सोचिए अभिषेक के पास कितना पैसा होगा। सारा पूरा चेन सिस्टम से ये होता था। हर वो चीज में कहाँ से किसको एमवे पैसा वाला उठाना है सिस्टम, सबका बंटवारा था। वो जी जी, एमवे का सिस्टम, एमवे एक कंपनी का पूरा था ना, पूरा चेन मार्केटिंग का वो सिस्टम है। एमवे का सिस्टम है कि अपना अंडर में एजेंट उतारो, वो एजेंट का पैसा उठा के देगा तुमको, जितना सेल करेगा उसके बाद से आप उसके हिस्सा लेके आप चलते जाओ। ये चेन सिस्टम, ये एमवे मॉडल चलाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला। हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये देवाशीष, क्या नाम है, देवाशीष कुमार, तो ये सोना जीता है इस पप्पू का बार? बॉस। मे बी हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। असल में टीएमसी के बहुत कम लोग जीते हैं वहाँ। कहाँ से लड़ा था ये? साउथ कोलकाता से लड़ता है वो। देवाशीष कुमार उधर क्या तो वही सारे है हारे जो हुए हैं। स्वपन दासगुप्ता के अगेंस्ट लड़ा था? हाँ। अच्छा अच्छा, देवाशीष कुमार, ये हाँ, होता स्वपन है। दास गुप्ता से हारा है ना ये। हाँ तब हाँ। हार गया। हाँ, स्वपन दास गुप्ता से हारा है इस बार। राइट। 20,000 वोट से हारा है स्वपन दास गुप्ता से देवाशीष कुमार। राज बिहारी असेंबली से ये लड़ता था, इस बार हारा है। राज बिहारी से हारा है। तो देवाशीष कुमार आपके हिसाब से एक बड़ा कैच हो सकता है? ऑब्वियसली ममता बनर्जी के बहुत क्लोज आदमी थे, आज से नहीं, 98 से। अभी तक तो जहांगीर खान को भी नहीं किया अरेस्ट। नहीं, सारा फोकस जो है छोटे लोगों पे है। बड़ी मछली जो है, बड़ी मछली का शिकार अभी एक ही हुआ है, सुजीत बोस। रतिन घोष का नाम आया, उसको इंट्रोगेट किया गया, वो भी बात कर रहे थे भेड़ी पे, वो भी भेड़ी का बहुत बड़ा मास्टर है। काकोली घोष दस्तीदार जो दूध की धुली हुई दिख रहे, वो भी भेड़ी की बड़े बड़े मास्टर थे। वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक जो अरेस्ट हुआ था। जी सर, को समझाएं भेड़ी क्या होता है? भेड़ी होता है सर फिशरी का मतलब एक मतलब कृत्रिम तालाब बना के फिर उसमें मछली का उत्पादन जो किया जाता है उसको भेड़ी बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। अच्छा। एक जमीन है, बड़ा जमीन को आप खोद के एक तालाब जैसा बना के फिर उसमें मछली का उत्पादन किया जाता है। फिर बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड था। जी। वो एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके आप उसका लैंड डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हो। जैसे आइदर यू कैन मेक इट एज अ रियल एस्टेट, क्या बोलते हैं ना, वास्तु जमी बना सकते हो या भेड़ी बना सकते हो। तो वास्तु तो ये भेड़ी बना देंगे तो इसमें आप फिशरीज मतलब मछली का चाष करोगे। तो ये शाहजहां शेख वाला मॉडल तो यही था ना, भेड़ी वाला ही। लोगों का जमीन कब्जा कर करके और उसमें जो है इसी तरह का बना के उसमें फिश फार्मिंग कर रहा था वो। लेकिन ये बहुत सारा जो जमीन कब्जा किया है वो वापस दिलवाने का क्या उपाय है? वही मैं बता रहा था कि देखिए ये जो ये सिर्फ नॉइज और गैलरी शो से नहीं होगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गैलरी शो, बट अभी जो चीज़ है कि जस्टिस दिलाने जो लोग अपना पैसा रोज वैली या इसमें गवाया है उसका अकाउंटेबिलिटी करके उसको पैसा वापस कराना, दैट इज़ द रियल चेंज। दैट इज़ वेयर कि एक एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा। नहीं तो ऐसे करप्शन बोलते रहेंगे, किसी को जेल में डालेंगे, फिर वो अनुब्रत जैसे निकल के आ जाएगा बाहर, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं। उसका वसूली चाहिए हम लोगों को। और ये वसूली जब इस बारे में एक सजेशन देना चाहूंगा। हाँ बोलो सर। ये है, अगर मान लीजिए जब लेफ्ट की सरकार यहाँ आई थी, जिस समय कांग्रेस के सरकार के बाद 70s में, तो उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया था पाट्टा मतलब जमीन का जो स्वामित्व है, जमीन का स्वामित्व बड़े आदमी से छीन के या जमींदार से छीन के गरीब आदमी को दिया गया था।
तो उस तरीके का अगर कोई सिस्टम करे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों का जमीन को वो हथिया लिया है। किस तरीके से हथियाया है कि कम पैसा दिया है और फोर्सफुली उनको बंदूक दिखा के उनकी जमीन ले ली है। तो अगर आपको जमीन का कैरेक्टर चेंज करना है, पुराने जो एक्चुअली उनके हकदार थे, जिनकी जमीन थी, जिनका कम पैसा लेके जमीन हथिया गया है, तो अगर उसको इस तरीके से करना है तो सरकार एक एक्ट लाके, अगर जितने भी कंप्लेनेंट्स होंगे फिर उनको सरकार वो एक एक्ट लाके ही उसको करना होगा, क्योंकि लीगली तो जमीन उन्होंने लिया है। आप मुंह से बोल रहे हैं या कोई एक्चुअली जो उन लोगों ने किया है वो तो ऑन पेपर नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जमीन हथिया। जब पेपर में तो सब सारा कुछ सही है। ममता बनर्जी के भाइयों ने ही, ममता बनर्जी के आसपास, बनर्जी फैमिली के आसपास का जितना जमीन है सारे लोगों ने, उन लोगों ने कब्जा के रखा है। लेकिन कैसे आप उसको प्रूव करेंगे? वहां जमीन है 1 करोड़ का, उन लोगों ने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देके लोगों से जबरदस्ती ये शांतनु सिन्हा विश्वास को यूज करके फिर वो जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उनके नाम पे पेपर है। अगर अगर उनका जमीन वापस करना है तो फिर उन लोगों के नाम पे पेपर बनाना होगा, या सरकार एक्ट बना के करे या कोई नया सिस्टम ला के सरकार ही ये कर सकती है। ये लोकल पुलिस नहीं, या लोकल वो नेता याद इसको है नहीं ना, कर सकते हैं इतनी बड़े लेवल। एक 70-year-old भद्रलोक ने आया था वो जनता की दरबार में, सेम प्रॉब्लम था उनका भी, कि उनका ज़मीन उनको फ्लैट मिलने वाला था, फ्लैट नहीं मिला। फिर वो शुभेंदु जी का वो जनता की दरबार में आया था, और आई थिंक सम एक्शन हैज बीन टेकन, बट दैट इज नॉट अ फॉर्मल वे, देयर शुड बी अ फॉर्मल mechanism to do this. जैसे सीपीएम ने वो पाट्टा का सिस्टम लाके लोगों को पाट्टा फॉर्मली का जमीन सिस्टम दिलाया का था, और इसी एक तरीके का और कोई एक सिस्टम लाया डायनामिक्स था उस टाइम। ये भागचाशी जो था वो उसमें से ज्यादातर मुसलमान था, तो ये मुसलमान को मुसलमान वोट कंसोलिडेशन के लिए ये बड़ा सक्सेसफुल एक एक्टिविटी था। उसके बाद से टीएमसी सीपीएम से मुस्लिम लोग हटे नहीं, और इसीलिए हमारा आज गाँव में, मतलब बंगाल के गाँव में ज़्यादातर लैंड इज बिलोंगिंग टू मुस्लिम्स। ये जमींदार बोलेंगे या बिग इन लोगों से जमीन लेके ये जो पट्टा दिया था लोगों को, इनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। अच्छा, तो ये भी इसके पीछे एक एजेंडा था। हाँ, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट का यूज प्री पार्टीशन से चल रहा है, सो एवरीवन नोज द डायनामिक्स कि इनको क्या करना है। उसने जमीन दिया, इसने भाता दिया, तो ये सिलसिला चलता गया। तो अभी इसको रिवर्स कराना एक मतलब मेमोथ टास्क है। आई डोंट नो इंजीनियरिंग क्या, व्हाट वुड बी द सोशल इंजीनियरिंग, we'll have to think through this, but ये कोऑपरेटिव सिस्टम्स डेवलप करके कुछ अगर कर सके तो that's also nice, good. अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है आप लोगों से, क्योंकि इस समय ये इलीगल बांग्लादेशीज का चारों तरफ फोटो दिखाई पड़ रहा है, वीडियो दिखाई पड़ रहा है। कल स्टेटमेंट दिया अमित शाह जी ने कि पहले 5,000 से 10,000 लोग डेली आते थे और आजकल 5,000 से 10,000 लोग डेली वापस जा रहे हैं। तो ये आपको ग्राउंड पे क्या दिख रहा है? ये जो बात है ये सही है या ये थोड़ा एग्जैजरेशन है? नहीं, वीडियोस तो काफ़ी है सर, बट वीडियोस डॉक्टर्ड है कि नहीं वो पता नहीं, बट वीडियोस इनफ वीडियो एविडेंस, न्यूज़ रिपोर्टिंग चल रहा है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दिखाया जा रहा है कि बाहर जा रहा है। बट मैं 2-3 वीडियो ऐसा देखा कि सेम वीडियो रिप्ले करके चल रहा है, तो वो एग्जैक्ट ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है वो तो बीएसएफ लोग ही बता पाएगा। बट देयर इज अ माने एक्सोडस एक हो रहा है, एंड दे आर नॉट सिटिंग कंफर्टेबल, क्योंकि एंड दिस एक्सोडस इज नॉट लिमिटेड टू बंगाल आल्सो, बिकॉज जहाँ पे दिल्ली वगैरह में ये लोग काम वगैरह करते थे, they are also returning back to this place or dispersing to Jharkhand and Bihar and other places, or Karnataka, Congress ruled states.
So that's where they're being asked to go. जी ओके ओके, पंकज जी आपका क्या फीडबैक है? सर, फीडबैक सेम है कि दो चीज हो रहा है। अगर आप सियालदा या हावड़ा पे भी जाएंगे तो देखेंगे कि ये लोग जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, कांग्रेस एंड अदर्स, वहां पे ये लोग भाग रहे हैं। ये एक बड़ी तादाद में उधर जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिनको पता है कि आज या कल बीजेपी भी वहां आ जाएगी, क्योंकि ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे बीजेपी आई है। जैसे कि असम में 40% पॉपुलेशन उनका था, हालांकि एक ही इलाके में था, लेकिन ओवरऑल 40% पॉपुलेशन था, वहां पे भी बीजेपी की सरकार आ गई। त्रिपुरा में सीपीएम को हटा के बीजेपी की सरकार आई, तो पश्चिम बंगाल में आई। तो इनको लग रहा है कि आज न कल जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट भी है वहां पे भी बीजेपी चली आएगी, तो अल्टीमेट इनको आज हो या कल इनको भागना ही है, तो अभी चल के निकल जाते हैं। तो वो लोग सर एक्चुअली वहां जा रहे हैं। हाकिमपुर में मैंने देखा है, मैंने अपना रिपोर्टर भी भेजा था और उसने मुझे फोटो भी भेजा, रिपोर्टर ने, और अलग अलग सोर्सेस से जितने भी पत्रकार जाने, दोस्त पत्रकार, उनसे भी पूछा है, तो सारे कह रहे हैं कि पहले वहां पे तो लार्ज नंबर में जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लाखों की संख्या बताई जा रही है वैसा नहीं है। पहले दिन हजारों की संख्या में थे और धीरे धीरे अब वो नंबर कम हो रहा है, धीरे धीरे। आज तो करीब कुछ 100, मतलब मान लीजिए लेस देन 1000 वहां से लोग गए हैं, तो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो बीजेपी सरकार करने की कोशिश में है। अब जनगणना होगा, वहां से एक डेटा मिलेगा, फिर अलग अलग जो सरकारी स्कीम है वहां से डेटा मिलेगा। अन्नपूर्णा भंडार में तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी है ना, माने हिडन ऑब्जेक्टिव भी है कि आइडेंटिफाई करो। द मोमेंट इन लोगों का फाइनेंशियल एड चोक हो जाएगा और इधर रहने का उनको मतलब कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा, सो दे विल गो। यानी ये इट्स अ नॉर्मल, क्या बोलते हैं ना, वो मधुमक्खी देख के जैसे आता है और मधु देख के फिर वो चला जाता है, तो ये दे विल गो, बट यू विल हैव टू चोक दैट सप्लाई लाइन। ये सप्लाई लाइन चोक के लिए ये 12 पेज का भी जो अन्नपूर्णा भंडार का निकाला है, काफ़ी लोगों में इसको लेके खेद है कि क्या बात है भाई, तो पहले तो बात हुआ था सबको मिलेगा, अभी 12 पेज का फॉर्म आ गया। बट शुभेंदु अधिकारी ने उनको क्लैरिफाई भी किया है, क्योंकि वी आर कलेक्टिंग डेटा फॉर मेजर अदर स्कीम्स, सो लेट्स सी, बिकॉज उसमें वो चोक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because they are all beneficiaries of our public distribution system. पिनाकिदा, और एक अच्छा काम हो रहा है, ये लोकल लेवल पे हो रहा है, ये कि पुलिस जो है अब जितने इस तरीके का, सर ये क्या करते थे, एक कॉलोनी बना के रहते थे हर जगह पे, तो इनको आइडेंटिफाई करना भी इजी है। जैसे पिनाकिदा के इलाके में भी होगा, मेरे इलाके में जैसे दमदम में एक सातखीरा कॉलोनी है, झुनी जात्रा गच्छी बस्ती है, मध्यम ग्राम में भी इस तरीके की कॉलोनी है। ये लोग क्या करते थे कि रैग पिकर्स हो, कुछ भी हो, ज्यादातर मतलब गरीब लोग ही थे, ये भी सच्चाई है, और सब एक इलाके में रहते थे, तो इनको कैच करना इट्स अ वेरी इजी टास्क। तो अलग अलग जगह में जाके पुलिस जो है, जिनके पास से बांग्लादेशी कार्ड मिल रहा है, सबको पहले उनको आइडेंटिफाई करके धर रही, कि जिनको प्रूव करना इजी हो। इसके बाद इन सब लोग को जब धर लिया जाएगा, तो जिन लोगों ने अभी बांग्लादेशी होने का जो प्रमाण पत्र जो है वो फेंक दिया है, जला दिया है, कुछ भी कर दिया है, सिर्फ इंडियन रखा है, इसके बाद उनका नंबर आएगा। धीरे धीरे सर नंबर सबका आएगा, लेकिन काम एक्चुअली है क्या, समस्याओं का पहाड़ लगा हुआ है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ही दिनों में सब समस्या समाधान होगा, ऐसा तो नहीं होगा। 80 साल का जो समस्या है उसको तो सर आप 8 दिन में उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम बड़ी जल्दी से हो रहा है सर, ये बात तो तय है। और मैं एक मतलब हिस्टोरिक फैक्ट शेयर करूंगा कि जैसे ज्यूस का घेटो जो था, जहाँ पे हिटलर द वे उसने क्लेंजिंग किया था, विच आई एम नॉट सपोर्टिंग इट एनीवे, बट इसमें इन्वॉल्वमेंट था IBM कंपनी का। IBM वॉज द मास्टरमाइंड टू आइडेंटिफाई कहाँ पे ज्यूज है, कैसे उसको ट्रैक किया जाए और उसको फिर लेके आना। तो एंड एक किताब भी है उसके ऊपर, IBM एंड द हॉलोकास्ट बोल के। तो एनीवे, तो हम लोगों को वो एक डिजिटल सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, जहाँ पे इट इज़ नॉट अ वन टाइम फ्लश आउट, ये ना रेगुलर फ्लश आउट का एक मैकेनिज्म रहना चाहिए। सो
इसके लिए इट हैज टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल बोथ एट द सेम टाइम। जी। तो मैं ये देख रहा था कि जो लोग जा रहे हैं, जैसा बताया पंकज जी ने, कि जिनको लगता है कि भाई ज़्यादा दिन रहना यहाँ संभव नहीं है, और अभी एक और भी काम हुआ है, आपने देखा होगा कि एक तरह से इनडायरेक्टली एनआरसी चालू कर दिया, और वो एनआरसी जो है, आपका जो वोटर लिस्ट है वो एनआरसी बन गया, क्योंकि 12.7 लाख का लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फॉरवर्ड कर दिया होम मिनिस्ट्री को, उनका जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है एफआरओ, उसको, कि साहब कि ये हमारे पास सस्पेक्टेड इलीगल्स हैं, और आप इस सस्पेक्टेड इलीगल्स की सिटीजनशिप के बारे में कार्रवाई कीजिए। दिस हैपेंड आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर। तो वो जो 12.7 लाख है, उसका आई थिंक दे विल बी ट्रिमेंडस इफेक्ट। जिन लोगों का एसआईआर में नाम कट गया है वो तो अब 100% भागेंगे। जी। और इसमें मोस्टली बंगाल से हैं, और बंगाल के अलावा ये जो आपका सीमांचल का इलाका है बिहार का, वहां से हैं। सीमांचल तो इज ऑलमोस्ट एन एक्सटेंशन, और अब झारखंड का होगा तो झारखंड से भी निकलेंगे फिर। सर, सीमांचल की समस्या जो है वो और गहरी इसलिए है कि आप जिस इलाके की बात बोल रहे हैं उसमें वहां पे वो लोग अलग भाषा बोलते हैं। यहाँ पे जैसे डिटेक्ट करना मतलब कह सकते हैं कि इजी नहीं है पश्चिम यहाँ कोलकाता में, लेकिन वहाँ इजी है। वहाँ के लोग सुरजापुरी भाषा बोलते हैं। किशनगंज की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पिताजी अभी भी किशनगंज में रहते हैं बिहार में, और मेरी बुआ भी वहाँ अच्छा। रहती है। तो वहाँ ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनको वहाँ पे मतलब कैच करना बहुत इजी है। वहाँ भी बहुत सारे नाम कटे हैं किशनगंज में, और वहाँ के लोग तो हेवीली रेडिकलाइज्ड हैं। यहाँ तो काम धंधे के लिए लोग आते हैं, कोलकाता की बात कर रहा हूँ, या किसी भी शहर में, लेकिन सर वहाँ पे लोग गुजर बसर करने के लिए ही आए हैं, रहने के लिए ही आए हैं, वो इंडियन सिटीजन बनने के लिए आए हैं। तो वहाँ पर और भी वो इलाका और भी रेडिकलाइज्ड है कोलकाता की तुलना में। यहाँ तो लोग मान लीजिए है सारे रेडिकल हैं, लेकिन सीधे तौर पे या मोटे मोटे तौर पे या दिखने के तौर पे सब आपको ओपन माइंडेड दिखेंगे, लेकिन वहां तो सब रेडिकलाइज्ड लोग हैं। बात बात पे किशनगंज पे लड़ाई हो जाती है। उन लोगों को और ज्यादा ये धर लेना चाहिए। वहां किशनगंज में पहले पॉपुलेशन 20%, अभी जितना पॉपुलेशन है एक्चुअल पॉपुलेशन वहां 20% है वहां का। 80% सर बांग्लादेशी लोग हैं वहां। आपको देख के ही मतलब दोनों के चेहरे में आपको फर्क दिखेगा। एक्चुअली बिहारी और बंगाली के हम लोग समझते हैं, दोनों हम लोगों के चेहरे में थोड़ा एक फर्क होता है देखने में। इनको आइडेंटिफाई करना इट्स मच इजी बांग्लादेशी लोगों को वहां पे। कोलकाता में भी इजी है, कोलकाता में भी आप टेक्निकली कर ही सकते हैं। यहाँ एसआईआर में जिनके नाम कटे हैं मैक्सिमम तो ये है, और मालदा मुर्शिदाबाद में सर तो जबरदस्त नाम कटा है। जब परिवर्तन यात्रा यहाँ पे बंगाल में जब यात्रा निकली थी, तो उत्तर 24 परगना में जो यात्रा था मैंने उसको पूरा कवर किया था। तो उस समय मैंने खुद मेरा जो ड्राइवर था, मतलब बीजेपी का ही जो परिवर्तन यात्रा की जो गाड़ी थी, उसका ड्राइवर वो खुद बेचारा मुसलमान था, इम्तियाज उसका नाम था। तो मैंने उससे पूछा कि वो मुर्शिदाबाद का था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे गांव का क्या हाल है, तो तुम्हारा ये एसआईआर में नाम है या नहीं। उसने खुद बोला कि मेरा नाम वो कट गया है। फिर मैंने पूछा तुम्हारे गांव में तुम्हारे इलाके में कितने लोग हैं। उसने बताया मुझे कि 1700। मैंने बोला कि कितने लोगों का नाम कटा। बोला साहब 1200, सिर्फ 500 का नाम है, और उसकी फैमिली से उसके माँ का बच गया है इस बार, बाद बाकी उसके फैमिली में उसके बहन का, उसका, उसके पिताजी का, सारे लोगों का नाम कट गया है। तो मैंने पूछा तुम इंडियन हो क्या या बांग्लादेशी हो। उसने बोला नहीं 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 मैं तो इंडियन हूँ। फिर बाद में उसने जिस टोन में या जिस डायलेक्ट में उसने बात किया, हम लोग को वो समझ में आता है कि बांग्लादेशी जो टोन है बांग्ला का, वो थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर मैं आपको सीधे तौर मोटे मोटे तौर पे समझाता हूँ, अगर मैं खाना खाना चाहता हूँ तो आमी खाबो ऐसे बोलेंगे, है। तो अगर और हम अगर आपसे पूछे आप क्या खाना चाहते हैं, तो मैं पूछूंगा आपसे तुम्ही की खाबे, लेकिन उनका टोन थोड़ा अलग होगा। तुम्ही खाबा ऐसे करके वो बोलेंगे, ठीक है। अच्छा। तुम्ही खाइसो ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। वो टोन अलग है, वो हम लोग समझते हैं। पिनाकी दा भी अच्छी तरीके से उसको जानते होंगे। तो ऐसा नहीं कि इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है।
बंगाल में तो ये एक इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का ऐसे ईस्ट बंगाल मोहन बागान है, वैसे हाँ। बंगाल घोटी है, तो बंगाल है जो बांग्लादेश से आया हुआ, वो इटर्नल एक फाइट चलता रहता है, बंगाल घोटी। बट सिंस हम लोग पहले आया हुआ है, आई डोंट नो योर पंकज, कि फोर फादर्स हम लोगों का काफी लोग बांग्लादेशी है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी T20 ये जो ऐसा अभी सर, वो जैसे यूएस में होता है ना, यूएस में तो सभी इमिग्रेंट है, बट जो पहले आ गया है ट्रम्प के पिताजी और ये, वो सोचता है कि मैक्सिकन लोग इमिग्रेंट है, तो वो अनऑथराइज्ड एंट्री ले रहा है। तो बट पूरा देश ही तो इमिग्रेंट का देश है। इधर बंगाल में भी वैसे ही है, 60% तो शायद प्री पार्टीशन एंड इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन आ गया होगा, फिर 71 में आया होगा, और अभी जो आ रहा है, दोज पीपल आर काइंड ऑफ, द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट नेशनलिस्ट। जो हम लोग आए थे तब मेरा पिताजी का जो पासपोर्ट है उसमें लिखा है बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो उनका पासपोर्ट में लिखा है बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो हम लोगों का वो इंडिया का कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लोग जो आ रहा है इनका तो इंडिया कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इधर क्या करना है, नोच खाने के लिए आ रहा है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। और ये शुभेंदु जी ने जो पहले ही बॉर्डर सील करने का और हाई एंड वो जो क्या बोलते हैं ना, स्मार्ट बॉर्डर पेट्रोलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स करने का बात हो रहा है, सो दिस विल इन द लॉन्ग रन हेल्प। बट माई टारगेट इज बाय दुर्गा पूजा जो हाइजीन, पंकज आप तुम आने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट दुर्गा पूजा तक एक हाइजीन होगा, जो सफाई अभियान, इसमें किसी को हाफ पैंट में लेके जाएगा, किसी को कहीं पे अच्छा धुलाई होगा बहुत लोगों का, मतलब धुलाई इन द सेंस की जस्टिस के लिए। बट उसके बाद से एक रीबिल्डिंग फेज, इंफ्रास्ट्रक्चरल रीबिल्डिंग फेज चाहिए, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, मेडिकल सिस्टम्स, ये सबको री-इंस्टीट्यूशनलाइज करना, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। ये पार्ट इज द इजियर पार्ट, वो सेकेंड पार्ट इज मोर लॉन्ग टर्म क्रिटिकल पार्ट, और देन द थर्ड पार्ट में बी आफ्टर 1.5 years वो क्या होगा कि एक्सीलेंस के ऊपर, हाउ टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन, जो ट्रम्प वाला कैंपेन चला के या कुछ ऐसे ही, मैं मेक बंगाल ग्रेट अगेन, तो वो एक ड्राइव लेके आना है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली सनातन धर्म को, जो मेरा एक आइडिया ऐसे ही, मैं जस्ट हमारे इसके लिए बोल रहा हूँ, जैसे मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट चालू किया था ना, ये अपना क्या नाम है, दिल्ली में, तो बंगाल में ना ये एक मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, बट वो साइकोलॉजिकल क्लिनिक, साइकेट्रिक क्लिनिक्स चाहिए हर मोहल्ला में, जहाँ पे हम लोगों को बंगाली जो होना भूल गए हम लोग, वो बंगाली होना सिखाया जाए। जो विवेकानंद, रामकृष्ण, नेताजी, औरबिंदो, इन लोगों का जो आइडियाज है, ये बच्चों तक पहुंचना, इनफैक्ट हम लोगों के एज की जनरेशन के लोगों को भी पता नहीं है, एंड ये एक मैंडेटरी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए, नहीं तो ये दिस विल नॉट सेटल डाउन इन आवर ब्लड, क्योंकि वी हैव बीन टू फार अवे फ्रॉम द इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश ईरा से ही, फ्रॉम आवर बंगाली रूट्स। ये सिर्फ आज का फेनोमेनन नहीं है, बीच बीच में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं हमारा इधर, मतलब जन्म लिया है, बट उसमें से मास तक वो पहुंचा नहीं। आज अगर आप गांव में जाके बोलोगे कि स्वामी जी ने क्या क्या 10 बोले हैं, तो कोई बोल नहीं पाएगा, या तो स्कूल कॉलेज में 10th ग्रेड 12th ग्रेड वाले बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। और एक चीज़ है, क्योंकि हमारा इधर एजुकेशन इज प्राइवेटाइज्ड, ये सब ICSC एंड ISC बोर्ड और CBSC बोर्ड, इधर में इन बच्चों का जो सोशल एजुकेशन के नाम पे जो एक क्लास डेडिकेटेड रहता है ना, दिस हैज टू बी मेड डेडिकेटेड फॉर बंगाली एजुकेशन। बंगाली एजुकेशन, नॉट द लैंग्वेज बट द आइडिया ऑफ बंगाल, ये एजुकेशन।
क्योंकि ये जो ISC CBSC वाले हैं, they think they are totally out of this whole Bengal thing and they are वो तो मतलब साहब क्या बोलते हैं ना, US UK को फॉलो कर रहा है, तो इन लोगों में वो इनकलकेट करना है स्कूल से। मद्रासा एजुकेशन को भी नेशनलाइज करना है, कमिंग अंडर द एवरी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर लेके आने से, क्योंकि इनका मैथ्स साइंस शिक्षा बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ एक होना चाहिए। नहीं तो ये लोग आज भी सिखाता है, मैं टीवी में देख रहा था कि बोलता है कि चांद के 4-5 चांद सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसके 4-5 से सूरज घूमता है। मतलब भाई आज के दिन में भी ये सब पढ़ाते हैं ये लोग, टोपी पहन के ये कर रहा है। तो काफ़ी सारे एजुकेशन फोकस नहीं करेंगे ना, ये हमारा जो लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं आएगा। नेक्स्ट नस्ल जो तैयार करने का जो काम है, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट टू मी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करप्शन कुछ ये तो टैकल हो जाएगा। जी, एक थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो टॉप 50 गुंडे हैं उनकी आप लोग जरा मुझे लिस्ट बना के दीजिए आपकी। जरूर 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 दे देंगे सर। फिर उन पे फोकस किया जाए। क्या करते थे उनके साथ, क्या करते थे, उनका की ऑपरेशन एरिया क्या था, क्योंकि हर गुंडे का अपना ऑपरेशनल तरीका था, एक प्लेबुक, अपना प्लेबुक से चलता है। और उसमें मुझे पता है आप लोग नंबर 1 और 2 पे ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को रखेंगे, दैट इज वेल नोन। उनके अलावा हाँ जरूर 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 जिनको अभी सर हम लोग चोर नहीं समझ रहे हैं, जो दूध के धुले की तरह दिख रहे हैं, जो बीजेपी में पांव बढ़ा चुके हैं, जो पद छोड़ चुके हैं, जिनको सिक्योरिटी मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है वो भी दूध के धुले हुए नहीं है, जो सिर्फ खुद को कोई डॉक्टर काकोली जी को तो मिल गई ना सिक्योरिटी सर, उसी की तो मैं बात बोल रहा हूँ। ज्योतिप्रिय मल्लिक से पूछिए कि काकोली जी क्या करती हैं, उनको पता चल जाएगा, और काकोली जी से पूछिए ज्योतिप्रिय मल्लिक क्या करता था, पता चल जाएगा। सारे लोग को सब एक हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो अलीबाबा 40 चोर वाला कंपनी है ना सर। लादेन भी इंजीनियर था सर। कोई अगर इंजीनियर है इसका मतलब वो बहुत अच्छा आदमी ऐसा नहीं है, वो भी चोर हो सकता है, वो भी बदमाश हो सकता है। वो ज्यादा खतरनाक बदमाश होता है। वो ज्यादा, जितने भी क्रिमिनल मतलब दुनिया में जितने भी टेररिस्ट है सब एजुकेटेड हैं। टीएमसी में भी जितने भी मतलब ये है, टीएमसी के भी जितने बड़े बड़े चोर हैं सारे एजुकेटेड चोर हैं। एक सिर्फ सुजीत बोस को छोड़ के, वो सिर्फ चाउमीन बेचता था, उसको छोड़ के इसीलिए पहले पकड़ा गया। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पिनाकी जी को और पंकज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।